मेरा नाम है हसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? टाइटल देख के तो अंदाजा हो गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू के बाद आज हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि रोल ऑफ लाइट क्या है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट है उसका क्या रोल है, रोल ऑफ लाइट। तो ये बात तो मैंने कल ही बता दी थी कि लाइट की वजह से हमारे पास फोटो सिस्टम में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, एनर्जी मिलती है और उन एनर्जी से बाद में एटीपी बनती है और इसी से बाद में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो मेन तो चीज यही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी लाइट के बारे में थोड़ा सा समझना है कि ये जो सन लाइट है ये क्या चीज है और इसके बारे में थोड़ा बहुत जो फिनोमिना है इसको समझना है, ठीक है, लाइट के बारे में। बाकी हमें पता है कि इसका जो अमल दखल है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर है, क्योंकि जो लाइट पड़ेगी तो वो अपनी एनर्जी जो है वो फोटोन की सूरत में ट्रांसफर करेगी फोटो सिस्टम को। उस एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद उसमें आ जाती है एनर्जी। फिर वो एनर्जी जब वापस वो आता है ना डी एक्साइटेशन वाले स्टेट में आहिस्ता आहिस्ता वो इलेक्ट्रॉन, तो उस आने की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो हमारे पास एटीपी और एनएडीपी बनाने में यूज होती है, ठीक है। ये सारा फिनोमिना है जो कि लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। तो यहाँ पर हमने देखना कि ये जो लाइट है इसकी असल में क्या प्रॉपर्टीज है। हमने लाइट के बारे में थोड़ा सा खुद को वो नाउन करवाना है, खुद को मतलब लाइट को थोड़ा सा जानना है कि लाइट क्या चीज है। तो इधर देखो लाइट कहाँ से आ रही होती है, सन से आ रही होती है। तो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। जो दुनिया में जितनी भी लाइट है उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन लाइट है। अब ये जो सन लाइट है ये सन लाइट से पहले देखो ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सनलाइट क्या है? फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इसको इन शॉर्ट ईएमआर बोलते हैं, ईएमआर। तो ये क्या चीजें हैं? ये हमारे पास फिजिक्स में इस चीज को समझो कि जब कोई भी बॉडी जो है वो एट अ टाइम क्या एट अ टाइम मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करे और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करे तो उनके मूवमेंट की वजह से वेव्स पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? वेव्स, जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती हैं। उन वेव्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब एक हमारे पास इधर देखो कि एक बिल्कुल से कोई भी एक बॉडी है, अब वो साइमल्टेनियसली जो है क्या करता है कि यहाँ से वो कौन से मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर रहा है और यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन डिस्टर्बेंस की वजह से फॉरवर्ड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मतलब इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मतलब वेव्स निकल रही होती है। उन वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जितनी भी वेव्स हैं, उनको एक नाम दिया जाता है होल यूनिवर्स में। ये जो सनलाइट है या जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ द सन है ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी ये रेडिएशंस है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम में मतलब जितनी भी हमारे पास वेव्स हैं ना इस यूनिवर्स पे उनको ओवरऑल क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर ये चीजें तुम लोगों ने सुनी होगी, गैमा रेज, यहाँ से अगर देखा जाए गैमा रेज हैं, इसी तरीके से हमारे पास फिर एक्स रेज हैं, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उसके बाद विजिबल लाइट है, उसके बाद इंफ्रारेड है, उसके बाद फिर क्या है? एफएम है, माइक्रोवेव्स, एफएम है, शॉर्ट वेव्स हैं, उसके बाद एएम है। तो ये सारे क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें जो लाइट हमें नजर आ रही है ना, ये जो सूरज से आती हुई हमें नजर आती है नेकेड आई से, उसको बोलते हैं विजिबल लाइट, जो कि इस पूरे स्पेक्ट्रम की एक छोटा सा पार्ट है। इस पूरे स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। अगर इस स्पेक्ट्रम को देखा जाए
तो इस स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी कैसे रन करती है या जो वेवलेंथ कैसे रन करती है वो प्लांक्स कांस्टेंट के थ्रू रन करती है। ऐसे प्लांक्स कांस्टेंट क्या कहते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा। ये है हमारे पास फिजिक्स में, ये चीज तुम लोगों ने देखी होगी कि जो एनर्जी है वो हमारे पास वेवलेंथ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और वेवलेंथ क्या है, ये एक वेव है, ठीक है, और ये एक वेव है, ये एक वेव जा रही है, तो ये इसका क्या है, क्रस्ट, ठीक है, ये इसके ट्रफ है और ये इसके क्रस्ट है। तो दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो ये अगर किसी का ज्यादा है तो इट्स मीन कि उसकी एनर्जी बहुत कम है, और अगर ये वेवलेंथ किसी का कम है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहां से इस स्पेक्ट्रम को समझो कि इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास अगर हम गामा रेस की बात करें तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे, यहां पर आएंगे तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है लेकिन एनर्जी इनकी सबसे कम है, एनर्जी इनकी सबसे कम है। तो इट्स मीन क्या, अगर हम गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट ये इस तरह राइट डायरेक्शन में चलते जाएं तो हमारे पास वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है और जो क्या है एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। तो अगर एमसीक्यू को ये है, अब ये बायो में ये वाली चीज वहां पे बताई गई है तो इस चीज को समझो। अगर एमसीक्यू है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी या द पावरफुल फॉर्म ऑफ वेव्स, तो उसमें क्या है, ये पावरफुल फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम कि यूवी ज्यादा पावरफुल होगी या आईआर ज्यादा पावरफुल होगी, तो वो कौन सी होगी, यूवी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, इंफ्रारेड की एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये चीज समझो, जो विजिबल लाइट की इस तरफ है, ये जो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, ये गामा रेज, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो राइट साइड पे होते हैं इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और एनर्जी के ये वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब ये जो विजिबल लाइट है जो हमारी नेकेड आई से हमें नजर आ रही है, क्या, ये जो विजिबल लाइट है जो कि नेकेड आई से जो हमें आंखों से नजर आ रही है, यही वाली जो विजिबल लाइट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे जो विजिबल लाइट है इसके अगर मैं बात करता हूँ वेवलेंथ की, तो ये 370 नैनोमीटर से 700 या 730 इतना ही कुछ कर लो, इतने नैनोमीटर तक जो इसकी रेंज बनती है ना, वो सारी हमारे पास विजिबल लाइट की होती है। किसकी होती है, विजिबल लाइट की होती है। अभी हम देखेंगे कि विजिबल लाइट की भी कौन कौन सी आगे फिर इसको मजीद डिवाइड किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये 370 टू 730 जो हमारे पास ये इसकी रेंज बुक से कर लेना जितनी इसकी एग्जैक्ट रेंज बनती है। तो ये हमारे पास विजिबल लाइट होती है जो कि हमें आंखों से नजर आती है। ये इंफ्रारेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये कोई टेम्परेचर है, अगर तुम लोगों ने ये इंफ्रारेड देखा होगा ना, तो जब ये तंदूर वगैरह या कोई चीज कहीं पे आग लगी हो ना, तो वो आग के ऊपर एक जगह होती है जहाँ पे मतलब चीजें हिल रही होती है, हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो चीजें हिल रही है, वो हवा हिल रही है, तो वो हीट जो है ऊपर जा रही होती है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही होती, उसकी जो एनर्जी है उसमें, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही होती, विजिबल रेंज में नहीं आता, वो इंफ्रारेड रेज होती है, ठीक है। जो बॉडी से टेम्परेचर होते हैं, जो नाइट ग्लासेस हम लगाते हैं ताकि उससे जो रातों रात को जो चीज है वो नजर आती है, तो वो कैसे नजर आती है, क्योंकि हर बॉडी कोई ना कोई इंफ्रारेड जो वेव्स है वो निकालती है, तो वो इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर किया जाता है। इस तरह के जो रिमोट कंट्रोल है वहां पर भी इंफ्रारेड रेज होती है। तो चलो फिजिक्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो ये सारा हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और उसमें से जो छोटा सा पार्ट है वो विजिबल लाइट का, और वो विजिबल लाइट ना ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें चीजों को देख सकते हैं, हमारी आंखें काम कर सकती हैं, बल्कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए भी विजिबल लाइट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये विजिबल लाइट जो है वो फोटोन की सूरत में कहाँ आती है, जमीन के ऊपर आ रही होती है। इसके अलावा सनलाइट में और भी बहुत सारी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, माइक्रोवेव्स भी हो सकती है, एक्स रेज भी हो सकती है, लेकिन इनको ओजोन जो है वो फिल्टर आउट कर रहा होता है, और जो अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, विजिबल लाइट है। इसी तरह जो इंफ्रारेड आ रही होती है ना, ये भी तो वहां से फिल्टर नहीं होती है, जमीन पे आती है, तो सूरज निकलने के बाद जमीन जो है गर्म होना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वही इंफ्रारेड रेज जो है वो जमीन से वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी वजह से वो गर्माइश जो है, वो गर्मी, तो वो नजर तो नहीं आ रहा था लेकिन गर्माइश जो है फील किया जा सकता है, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है। तो वो भी सारी इंफ्रारेड जो रेज होती है वो होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। सनलाइट क्या है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें से जो विजिबल लाइट है वो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो क्या है, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अभी हमने देखना है विजिबल लाइट को गौर से, किसको,
विजिबल लाइट को। अब विजिबल लाइट को अगर हम मजीद डिवाइड करें तो विजिबल लाइट की जो है, जो आम व्हाइट लाइट है, वो धनक, जो तुम लोग ने नाम सुना होगा कोसे कजा, ठीक है, धनक, वो हमारे पास जो 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू। तो वो क्या है, मतलब कि जो हमारे पास व्हाइट लाइट है, जो विजिबल लाइट है, उसमें भी मजीद डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि वो कहां से शुरू हो रहा था, 370 से 730 तक कोई जा रहा था। तो इस रेंज के दरमियान मुख्तलिफ वेवलेंथ पे मुख्तलिफ कलर जो है वो शो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे विजिबल लाइट के होते हैं। तो अगर विजिबल लाइट को हम देखें, विजिबल लाइट को, तो इसके मजीद हमारे पास 7 क्या है, 7 कलर हो सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट है जिसका नाम याद रखो, और वो शॉर्टकट क्या है, विजिबल लाइट की मजीद जो 7 हमारे पास फॉर्म्स है, वो विब ग्योर है। क्या है, विब ग्योर। विब ग्योर का मतलब क्या है, यहाँ से ये विब ग्योर शॉर्टकट में 1 2 3 4 5 6 7 रंग इसमें आएंगे। कैसे, वी मतलब वायलेट, वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, इसके बाद वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। ठीक है, विद ग्योर से पता चल गया विजिबल लाइट के अंदर कौन कौन से कलर होंगे। विद ग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये बात समझ आ गई, विजिबल लाइट के अंदर ये वाली चीज है। तो हमारे जो फोटोसिंथेसिस है वो भी इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। जो फोटोसिंथेसिस है वो भी विद ग्योर पे डिपेंड करता है। वायलेट, कुछ पिगमेंट्स वायलेट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कुछ ब्लू को, कुछ ग्रीन को, कुछ येलो को, कुछ ऑरेंज को, कुछ रेड को। यहाँ पे जो एमसीक्यू है, जो कि ईटा के टेस्ट के हवाले से, एमडी कैट के टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज ये है कि इनमें से ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी है। वायलेट ज्यादा एनर्जेटिक होंगी या फिर रेड। तो देखो वायलेट क्या है, वायलेट हमारे पास इस साइड पे, इट्स मीन कि इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कोई 400 के लगभग है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 के लगभग है, और इसकी वेवलेंथ है कोई 700 के लगभग। तो इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो वायलेट और रेड में से ज्यादा एनर्जेटिक कौन से हुए, वायलेट हुए, और कम एनर्जेटिक कौन से हुए, रेड हुए। इसी तरीके से ग्रीन और येलो में से ज्यादा एनर्जेटिक कौन है, तो ग्रीन और येलो में ज्यादा एनर्जेटिक ग्रीन है, और ज्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा है, वो येलो है। तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे ड्रा की कि ये चीज तुम लोग समझो। तो ये हो गया विद ग्योर। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड करता है व्हाइट लाइट पे। किस पे, व्हाइट लाइट पे। तो अब व्हाइट लाइट में भी वो वाली लाइट जो कि प्लांट की बॉडी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब करती है, वो ज्यादा इफेक्टिव हमारे पास साबित होता है। मतलब ये 7 किस्म की लाइट है ना व्हाइट, तो इसमें से वायलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन, ऑरेंज या येलो, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से वाला है वो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे उसका एक्शन स्पेक्ट्रम से। किससे, एक्शन स्पेक्ट्रम से। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उस फोटोसिंथेसिस में उस प्लांट को इन 7 में से कौन सी वाली रीजन की जो लाइट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू अदर रीजन। कि मतलब फोटोसिंथेसिस में ब्लू ज्यादा इफेक्टिव है या फिर रेड ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर येलो ज्यादा इफेक्टिव है या ग्रीन ज्यादा इफेक्टिव है। ये चीजें इस चीज को देखने के लिए कि मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ कौन सा है, क्या कि मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ कौन सी है विद ग्योर की, जो व्हाइट लाइट की मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस। तो वो ग्राफ जो कि ये शो करे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कौन सी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू जो दूसरी वेवलेंथ्स है, उस ग्राफ को क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें ये देखा जाता है कि विजिबल लाइट की कौन सी जो वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव है, किसमें, एक फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए किसके लिए, एक खास प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो चीज कौन बताता है, वो हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है। वो कौन बताता है, एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है। जैसे कि हमारे पास ये एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ऐसे, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। और इस तरफ लाइट्स होती हैं 400 नैनोमीटर से शुरू होके 700 नैनोमीटर तक जाती हैं। ऐसे ये वेवलेंथ है, इधर ये 400, फिर ये 450, ये 500, फिर 550, फिर 600, फिर 650, ठीक है, और फिर 700। इसी तरह ये वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ये बताता है कि कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव ज्यादा नहीं है। बिलफर्ज हमारे पास ये ऐसे एक रीजन सा बन जाता है, ठीक है, ये एक ऐसा रीजन सा बन जाता है। अब इसमें क्या शो हो रहा है कि हमारे पास ये वाली जो रीजन है जिसमें ये ज्यादा पीक पे कौन सी 430 पे, जहाँ पे वायलेट रीजन आता है हमारे पास, वायलेट इंडिगो रीजन जो आता है वो ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये जो रेड रीजन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, जो 670 के करीब करीब है, ठीक है। तो इस ये एक्शन स्पेक्ट्रम ये होता है। बुक में इसका जो एक तस्वीर है वो एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे से मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से ये एक्शन स्पेक्ट्रम होगा कि मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस है वो इस वेवलेंथ पे ज्यादा हो रही है और इस वेवलेंथ पे ज्यादा हो रही है। ये हमें कहाँ से पता चला, एक्शन स्पेक्ट्रम से पता चला। और अगर देखा जाए तो इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ के करीब जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है एक स्पेसिफिक लाइट की वो ज्यादा नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक लाइट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो रही, तो इट्स मीन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, एक्शन स्पेक्ट्रम से। कहाँ से पता चलती है, एक्शन स्पेक्ट्रम से। ये तो हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम। उसके साथ साथ एक और जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है जो बच्चों में कंफ्यूज हो जाता है वो स्पेक्ट्रम है एक्शन स्पेक्ट्रम के बाद क्या है, दूसरा स्पेक्ट्रम है। दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम है जो एक स्पेसिफिक पिगमेंट के लिए होता है, क्या कौन सा स्पेक्ट्रम होता है वो वाला। एक हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में तो हमने ये देखा कि कौन सी वेवलेंथ प्लांट की वो हमारे पास जो लाइट की वो ज्यादा इफेक्टिव है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या है हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो बस देख लो, ये चीजों को क्लैरिफाई कर लो। एक्शन स्पेक्ट्रम तो हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो, एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देख रहे थे ना कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव है। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या देख रहे थे हम कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने ये देखना है कि जो एक स्पेसिफिक पिगमेंट है वो कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, इन चीजों में फर्क है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने ये देखना था कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब कि 7 वेवलेंथ में से एक जगह पे जो ब्लू रीजन है वो ज्यादा इफेक्टिव था, एक जगह पे रेड रीजन है वो ज्यादा इफेक्टिव था। तो मतलब जो 430 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ थी और जो 670 वाली वेवलेंथ थी वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये हमें कौन बता रहा था, एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा था, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें ये बताया जाता है कि कौन से पिगमेंट, देखो प्लांट्स में होते हैं पिगमेंट्स, जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए की जरूरी है, क्लोरोफिल बी जरूरी है, कुछ कैरोटीनॉइड्स जरूरी हैं। इसी तरह बैक्टीरिया की केस में बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए और बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी, इस तरह की ये चीजें जरूरी है जो कि पिगमेंट्स है, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो वो जो एक स्पेसिफिक पिगमेंट है वो विजिबल लाइट में से कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये स्पेसिफिक पिगमेंट के लिए, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए क्या है, ये पिगमेंट के लिए कि कौन सी पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम तो हमें ये बता रहा था कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये बताएगा कि कौन से पिगमेंट कौन सी वाली वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल ए है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो हम यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम जो एक स्पेसिफिक पिगमेंट है वो उस मशीन में डाल देते हैं, वहां से लाइट ऑन कर लेते हैं। लाइट ऑन करने के बाद देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है और कौन सी वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब हुई है। मिसाल के तौर पर ये भी यहाँ पे वेवलेंथ होती है, यहाँ पे क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती है। अब बिल्कुल मैं क्लोरोफिल ए की बात कर रहा हूँ। ये क्या कहाँ से शुरू होता है, 400 से शुरू होता है, 700 तक जाता है, ठीक है। बीच में 450, 500, 550, 600,
650 ऐसे। मैं अगर क्लोरोफिल ए की बात करता हूँ, बिलफर्ज ये क्लोरोफिल ए के कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा कि ये हमारे पास ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। अब ये क्या मतलब, दो पीक्स आ रही है, इसका मतलब जो क्लोरोफिल ए है हमारे पास है वो क्या करता है, वो इस रीजन में ज्यादा चीज लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो क्लोरोफिल ए एक स्पेसिफिक पिगमेंट है वो इस रीजन में ज्यादा एब्जॉर्बेंस कर रहा है और इस रीजन में ज्यादा एब्जॉर्बेंस कर रहा है, इस रीजन में एब्जॉर्बेंस नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो भी तकरीबन ऐसा ही है, वो भी तकरीबन ऐसा ही है। तो क्लोरोफिल बी के लिए भी तकरीबन ऐसी ही पीक बनेगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो ब्लू रीजन है वहां पे क्लोरोफिल हमारे पास ज्यादा एब्जॉर्बेंस हो रही है और जो रेड रीजन है वहां पे एब्जॉर्बेंस क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा कर रहे हैं। अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो वो इस रीजन में कुछ ज्यादा करते हैं, ठीक है। इस रीजन में, ये जो 500 वाला रीजन है, जो ग्रीन या येलो रीजन है, उसमें कैरोटीनॉइड्स है ना वो ज्यादा एब्जॉर्बेंस करते हैं लाइट की। तो ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन बता रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसा ग्राफ जिसमें ये शो किया जाता है कि एक स्पेसिफिक जो हमारे पास पिगमेंट है वो कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कौन हमें बताता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है। और एक बात याद रखना, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना एक पिगमेंट से वो एब्जॉर्ब होगी, जो नहीं होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल ए है, ब्लू रीजन को भी एब्जॉर्ब कर लिया, रेड रीजन को भी एब्जॉर्ब कर लिया। ये जो ग्रीन येलो रीजन है ये एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो होगा रिफ्लेक्ट। वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट। और हमें वही कलर नजर आएगा जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इट्स मीन कि जो क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन और येलो जैसे रीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा व्हाइट के, तो वो हमें रिफ्लेक्ट होके आता है और इस वजह से क्लोरोफिल हमें ग्रीन दिखता है। इस वजह से क्लोरोफिल हमें क्या दिखता है, ग्रीन दिखता है। क्यों दिखता है, वो भी इसी वजह रीजन की वजह से, क्योंकि जो ग्रीन लाइट है सनलाइट की वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा बल्कि उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें ग्रीन नजर आता है। और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं, सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों फोटोसिंथेसिस वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल ज्यादा होगा और क्लोरोफिल क्योंकि ग्रीन है तो उस वजह से लीव्स भी हमें ग्रीन नजर आती है। तो ये चीज समझ आ गई। बाकी ये चीज भी समझ आएगी कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ये कैरोटीनॉइड्स हैं, ये क्या होती है, ये साल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है। आज के लिए हमारे लिए ये था कि जो सनलाइट है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि सनलाइट क्या थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम, इसमें फर्क क्या है। और एक हमने जब एक्शन स्पेक्ट्रम की बात की थी तो हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है, तो वो रेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को। मतलब अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास CO2 प्लस H2O goes to form C6H12O6 प्लस O2, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है ना। तो इस फोटोसिंथेसिस का रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम पहले या तो ये देखेंगे कि CO2 कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना यूज हो रहा है। जितना CO2 ज्यादा यूज होगा उतनी ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। या दूसरा तरीका क्या है कि कितना ऑक्सीजन बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो जितना ऑक्सीजन बनेगा इसका मतलब उसी लिहाज से जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होगी। तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड कर रहा है कंजम्पशन ऑफ CO2 पे या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ O2 पे, ठीक है। ये दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। ये भी छोटा सा वहां पे ग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ के हमारे पास रोल ऑफ लाइट जो है वो एंड हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रोल ऑफ लाइट क्या है फोटोसिंथेसिस में या इस टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।